हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2023। बेसिकली स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों आज हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से ये होता है कि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न होना है। उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको कितना टाइम कौन से वाले क्वेश्चंस को देना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। और पेपर को देख के आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि वहां पे आपके क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये फायदा रहता है स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने का। आज की वीडियो में हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं और साथ में यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का है, यानी कि उसमें कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिना देरी किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। बात करें अगर पेपर के पैटर्न की, आपका जो पेपर है वो ओवरऑल 70 मार्क्स का होता है और ये 70 मार्क्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट 1 आपका होता है 20 मार्क्स का एंड पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट 1 कंपलसरी पार्ट है एंड पार्ट 2 में आपके पास चॉइसेस होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 आपका 20 मार्क्स का है। इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, आपको बेसिकली पूरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। दोनों ही क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के हैं और दोनों मिलके आपके 20 मार्क्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और बाकी 1-1 मार्क्स के 5 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल 1-1 मार्क्स के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन के उनके आंसर्स होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन्स न्यूमेरिकल्स एंड आउटपुट क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही आपका है, 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन वाला, वो एक न्यूमेरिकल आता है इसमें। और इसके अलावा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एक आपका रिकर्जन पे बेस्ड होता है और एक आपका सिंपल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है। इतना काम करके आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स कैरी करता है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन ए, जो कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, सारे सेक्शन 20 एंड लास्ट वाला सेक्शन सी 10 मार्क्स का है। यहाँ पे सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा और यहाँ पे चॉइस है आपके पास। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें, वो होगा के मैप का। के मैप के 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक एसओपी वाला और एक पीओएस वाला। वो दोनों ही इसमें आते हैं, वो दोनों ही आपको सॉल्व करने होते हैं। 5-5 मार्क्स आप सॉल्व करोगे तो आपको जाके 10 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ट्रुथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती है एंड उसका आपको ट्रुथ टेबल बना के उसका एक्सप्रेशन निकालना होता है। ये क्वेश्चन हर साल फिक्स से आते ही आता है इसमें। और इसके अलावा कुछ 5 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हार्डवेयर लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 5 हार्डवेयर हैं। एक आपका हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर। उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड उसके अलावा कुछ 5 मार्क्स के मिक्स टाइप क्वेश्चन इधर उधर से होते हैं। इन तीनों में से आपको कोई से 2 करने हैं। आप कोई से 2 टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और उनको आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। और इस मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने बताया था, इसमें आपके बूलियन अलजेब्रा के ही क्वेश्चंस होते हैं और कोई इसमें थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलो फिर बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी अगेन आपका 20 मार्क्स का है इसमें, और इसमें से भी आपको 3 में से कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं। और ये आपका पूरा प्रोग्राम बेस्ड सेक्शन होता है। इसमें सारे के सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं और ये प्रोग्राम भी फिक्स है कि कौन कौन से टॉपिक पे आने हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यानी कि पहला प्रोग्राम होगा, वो आपका हमेशा रिकर्जन के ऊपर बेस्ड आता है, रिकर्सिव प्रोग्राम होता है। फिर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आपका एरे के ऊपर बेस्ड होता है। जनरली 2D एरे इसमें पूछा जाता है, बट कभी कभी 1D एरे का भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होता है स्ट्रिंग टाइप का प्रोग्राम। और ये तीनों ही प्रोग्राम्स काफी लेंदी होते हैं, काफी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। और बेसिकली इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया होता है कि आपको क्या क्लास का नाम लेना है, क्या यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के नाम लेने हैं और मेथड आपको कौन कौन से बनाने हैं, ये तक के आपको इसमें बता दिया जाता है। आपको बस उनको लॉजिक इंप्लीमेंट करके वहां पे लिख देना होता है। ठीक है, तो बड़े प्रोग्राम्स हैं। हर एक यहाँ पे प्रोग्राम आपका 10 मार्क्स कैरी करता है और आपको 3 में से कोई 2 ही प्रोग्राम यहाँ पे करने हैं। फिर बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका बचते हैं 10 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन 9 ये आपका डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है, यानी कि स्टैक्स एंड क्यू के ऊपर कोई एक आपको यहाँ पे प्रोग्राम आता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका इनहेरिटेंस पे बेस्ड एक प्रोग्राम पूछा जाता है। एंड इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप करते हो, अटेम्प्ट करते हो चॉइस में, तो यहाँ पे आपको पूरे प्रोग्राम नहीं बनाने होते हैं। स्टैक्स एंड क्यूज में भी आपको सिंपल 1 या 2 फंक्शन ही बनाने के लिए कहा जाता है। और इनहेरिटेंस अगर आता है तो इनहेरिटेंस में देखो 2 क्लास होती हैं, एक पेरेंट और एक बेस क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ आपको चाइल्ड या फिर बेस क्लास ही बनानी होती है। सुपर क्लास आपसे कह दिया जाता है कि वो पहले से एग्जिस्ट करती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के ही होते हैं। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये आपका होता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट भी आपका एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है, और लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बहुत ही बेसिक सा 1-2 फंक्शन इसमें बनाने के लिए कहे जाते हैं। और इसके अलावा बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है, ठीक है, ये फिक्स है। और बाइनरी ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप एक बार समझ लेते हो तो इसका क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सो ये है आपका पूरा डिवीजन ऑफ मार्क्स, एंड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप बहुत ही आसानी से 70 में से 70 मार्क्स पूरे ला सकते हो। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी इसके बारे में चलो पेपर सॉल्व करते करते भी बात करते हैं। तो अभी हमने ओपन कर लिया है आईएससी कंप्यूटर साइंस का 2023 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो ये है क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 मार्क्स हैं, देख लो, एंड टाइम आपका 3 घंटे का होता है एज ऑब्वियस। तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स रीडिंग टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लिख नहीं सकते हो। पेपर के पहले आपको 15 मिनट इसको रीड करने के लिए दिए जाते हैं, जहाँ पे आप इसको पूरे पेपर को पढ़ के स्ट्रैटेजी बना सकते हो या चॉइस कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर अगेन देखो, यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड है। पहला है पार्ट 1, तो पार्ट 1 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही कंपलसरी क्वेश्चन हैं। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द लॉ विच स्टेट्स a + bc इज इक्वल टू a + b डॉट a + c। बूलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ वीडियो है, उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ आई बटन पे कहीं दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। चलो इसके बाद देखते हैं पार्ट 2, सेकंड एमसीक्यू। तो ये है द डुअल ऑफ p + p कॉम्प्लीमेंट डॉट q + 0 इज इक्वल टू q इज। तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन का डुअल निकालना है। तो डुअल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और एक्चुअल वाले वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब कुछ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि डॉट को हम चेंज कर देते हैं प्लस से, प्लस को डॉट से, और इसके अलावा 1 चेंज हो जाता है 0 में और 0 चेंज हो जाता है 1 में। मतलब बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस साइन डॉट बन गया, फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में ये साइन डॉट था, यहाँ पे प्लस हमने कर दिया, और q + 0 था, यहाँ पे प्लस पहले चेंज किया डॉट से और 0 को चेंज कर दिया 1 से। बाकी सारे वेरिएबल्स वैसे ही लिखे हुए हैं, तो आपका इसका जो डुअल है वो a हो जाएगा। यहाँ पे डुअल है a। चलो इसके बाद देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन p + q कॉम्प्लीमेंट प्लस r कॉम्प्लीमेंट इज। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे है p डॉट q कॉम्प्लीमेंट प्लस r कॉम्प्लीमेंट, और हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको 20 से लाइन ब्रेक करना है और साइन चेंज करना है। तो यहाँ क्या होगा, p डॉट q का होल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ये लाइन आ जाएगा, बीच का साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और r कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट और लग जाएगा। तो जहां जहां भी डबल कॉम्प्लीमेंट है वहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा इन्वोल्यूशन लॉ से। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट इसको हटा देगा, तो यहाँ बचेगा p डॉट q, एंड यहाँ बचेगा, तो r के ऊपर भी डबल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्स हट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा r। तो p डॉट q डॉट r, और इसको हम सिर्फ pqr भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब यही होता है। यहाँ पे यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। ये सारा कुछ बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, तो आई होप बूलियन अलजेब्रा आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप एक काम करो, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर मेरे 2 वीडियोस बने हुए हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4। सो इफ x implies negation y then its inverse will be। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड निगेशन लगा देते हैं। तो लेफ्ट साइड निगेशन लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा नॉट ऑफ x, ठीक है, निगेशन x। उसके बाद इम्प्लाइज, इम्प्लाइज के बाद यहाँ निगेशन y था, तो यहाँ निगेशन लगाओगे तो ये निगेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो इनवर्स के लिए हम बोथ साइड निगेशन लगा देते हैं, ध्यान रखना। चलो इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ इज ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू। अब ट्रांजिटिव नेचर क्या होता है, ट्रांजिटिव नेचर समझ लो। ट्रांजिटिव नेचर का मतलब है कि एक क्लास मान लो ए है, ये पेरेंट क्लास हो गई, इससे हमने इनहेरिट करके एक बी क्लास बनाई, फिर हमने बी को फर्दर इनहेरिट करवाया सी में। तो इसका क्या मतलब है कि ए वाली क्लास पूरी इनहेरिट हो रही है सी में। तो ये होता है ट्रांजिटिव नेचर की। अगर ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, तो ए से डायरेक्टली हम सी में भी जा रहे होंगे। ये होता है ट्रांजिटिव नेचर। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये वाले टाइप का इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं इट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक इंप्लीमेंटेशन है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद 5 MCQ आपके हो गए हैं। इसके बाद 6 जो आपका है 1 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है,
राइट द कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन y a, b प्लस इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे हमें इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी फंक्शन है या जो भी एक्सप्रेशन है बेसिकली वहां पे जिस भी वेरिएबल में जो चीज मिसिंग है आप वहां पे वो चीज ले आओ, मतलब सारे टर्म्स में सारे सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे a प्लस बी है सिर्फ, तो यहाँ पे अभी आपका a अकेला है और b भी अकेला है। तो यहाँ पे इन दोनों में हमें क्या करना है, a में किसकी कमी है, यहाँ पे इसके साथ b नहीं है और यहाँ पे इस b के साथ a नहीं है, तो ये दोनों ही अधूरे हैं, अभी इनकम्प्लीट हैं। तो इनको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, जहां जहां भी कोई पार्ट मिसिंग है वहां पे आप क्या लगा दो, डॉट वन। तो a डॉट वन प्लस वन डॉट बी। फिर उसके बाद वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे a के साथ हमें b लाना है तो यहाँ वन की जगह हम लिख सकते हैं b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। और यहाँ पे वन डॉट बी जहां हमने लिया था, यहाँ पे वन की जगह आप a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जो अधूरे टर्म्स हैं उनको हम पूरा बना रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप a को अंदर, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ए बी आपका सेम हो गया तो रेपिटेशन होता नहीं है बूलियन अलजेब्रा में, तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी। एक बार ए बी को लिख देंगे, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट एक बार, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये तो ये आपका बन गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। यहाँ पे हर एक टर्म में देखो ए और बी दोनों हैं, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो ये बन गया कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 7। सो पार्ट 7 इज नेम द बेसिक गेट दैट इज इक्विवेलेंट टू टू नॉर गेट्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे देख लो, जब हम दो नॉर गेट्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, पहला नॉर गेट लगाया तो a प्लस बी हुआ और ऊपर नॉट लगा, फिर हमने इस आउटपुट को फिर से एक नॉर गेट से पास किया तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट गया, फिर से नॉट लगा, फिर से एक कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं और हमें मिलता है a प्लस बी। यानी कि दो नॉर गेट्स एक के आगे एक लगाने से हमें क्या मिलता है, हमें एक्चुअली एक और गेट का इक्विवेलेंट मिल जाता है या और गेट के समान एक गेट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। तो दो नॉर गेट एक के आगे एक लगाओगे तो वो और गेट की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, स्टेट एनी वन पर्पस ऑफ यूजिंग द कीवर्ड सुपर इन जावा प्रोग्रामिंग। तो सुपर आई होप सबको पता होगा, सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड एक कीवर्ड है जावा का जो कि पॉइंट करता है टू दी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है सुपर कीवर्ड, और अगर हमें पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल करना होता है तो हम सुपर डॉट लगा के पेरेंट क्लास के फंक्शन को लिख देते हैं, तो हमारा पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो सुपर क्लास का ये यूज होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। तो 9th पार्ट हमारा है डिफाइन इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस बेसिकली एक एम्प्टी क्लास को कहते हैं, मतलब एम्प्टी क्लास नहीं होती बट क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं, यानी कि एम्प्टी फंक्शंस होते हैं। सो बेसिकली इस क्लास की खासियत क्या होती है कि इसमें सारे खाली खाली फंक्शंस होंगे, उनके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता है, उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय अनदर क्लास। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस का डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या रिश्ता होता है कि यहाँ पे हम जब उसके अंदर कुछ लिख ही नहीं रहे हैं फंक्शंस के अंदर, तो बेसिकली हम डेटा को हाइड कर रहे हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग ऑफ इररिलेवेंट डेटा। तो यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे हम डेटा को हाइड कर रहे हैं विद इन एन इंटरफेस। तो इंटरफेस का डेटा एब्स्ट्रैक्शन से ऐसे रिलेशन होता है कि इंटरफेस के अंदर हम एम्प्टी फंक्शंस बनाते हैं, और एम्प्टी फंक्शंस हैं हमें उनका कुछ डेफिनेशन नहीं पता है, तो इंटरनल वर्किंग हमें नहीं पता है, दैट मीन्स हम वहाँ पे डेटा को हाइड कर रहे हैं एक तरह से। सो यही इंप्लीमेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, यहाँ से आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है ये मैंने इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ चाहे तो वहाँ पे जाके आप देख लो। लिंक लिस्ट बेसिकली एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा अलग है एरे से। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे नोड्स होते हैं जिसमें हर नोड में एक डेटा होता है जो वैल्यू आप उसमें सेव कर रहे हो, और साथ में अगले वाले नोड का एड्रेस भी सेव होता है। तो इस तरह हर एक नोड दूसरे वाले नोड के साथ लिंक्ड होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, तो चाहे तो आप यहीं से इसका आंसर रीड कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। तो ये आपका इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू पोस्टफिक्स। ये इनफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहो तो आप इसको वहां से भी अच्छे से देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स का मतलब पहले लेफ्ट आएगा,
फिर राइट आएगा और फिर साइन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा ये है p डिवाइड q, तो यहाँ पे p और q के आगे डिवाइड को ले आएंगे, डिवाइड यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। फिर उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट में और इस r के लिए बीच में साइन यहाँ पे लगा है माइनस, तो ये माइनस चला जाएगा r के आगे। ठीक है, तो अगले वाले स्टेटमेंट में देखो p q और डिवाइड का सिंबल गया, फिर उसके बाद यहाँ पे r के आगे माइनस आ गया, यानी सबने अपनी जगह चेंज कर ली साइंस ने, साइन सबसे लास्ट में आ गया हर एक एलिमेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को देखो s प्लस टी, तो इस प्लस को आगे जाना है, एस टी प्लस होना है, तो यहाँ पे हो गया एस टी प्लस। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो टर्म है और ये पूरा जो ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में लगा है स्टार, तो ऑब्वियसली लास्ट में हम सबसे बाहर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों के बीच स्टार लगा है। अगेन पहला टर्म, दूसरा टर्म, और ये स्टार चला जाएगा सबसे लास्ट में, यानी कि स्टार आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के देखो आगे यहाँ पे स्टार आ गया, तो बस फाइनली आप बिना ब्रैकेट के इस चीज को लिख दो पी क्यू स्लैश, उसके बाद आर माइनस एस टी प्लस और स्टार। तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन। सो यहाँ पे इस तरह हम कन्वर्ट कर देंगे इसको पोस्ट फिक्स में। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा बेस्ड है एरे के एड्रेस कैलकुलेट करने के ऊपर। तो एरे एड्रेस कैलकुलेशन, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है, इस वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो इस टॉपिक को। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी से समझाऊंगा इसको, बिकॉज हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप लोग का ही इसमें फायदा है, बिकॉज मैं ऐसे ही और भी वीडियोज अभी लेके आऊँगा। सो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। चलो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो ये आपका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एरे का या 2D एरे का एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये दो तरह का होता है, या तो रो मेजर वाला पूछा जाता है या कॉलम मेजर वाला हो। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें रो मेजर वाइज एक आपका एरे स्टोर हो रहा है, उसमें हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है n11,8। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे मैट्रिक्स का जो साइज है 11 उसमें रोज हैं और 8 कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे m का मतलब टोटल कॉलम्स के टोटल रोज कितने हैं, और n का मतलब टोटल कॉलम्स कितने हैं, राइट। इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। ईच एलिमेंट की मेमोरी कितनी लग रही है, 2 बाइट्स, यानी कि वर्ड का साइज आपका कितना है, 2 बाइट्स का। ठीक है, तो वर्ड साइज आपका 2 बाइट का हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट को 2-2 बाइट लगेंगे स्टोर होने के लिए। फिर आगे है इफ द बेस एड्रेस एट n2 3। अब ये 2 और 3 क्या है, ये लोअर रो है और लोअर कॉलम है, लोअर बाउंड रो एंड लोअर बाउंड कॉलम। तो यहाँ पे LR आपका हो जाएगा 2, यानी कि लोअर रो 2 है और लोअर कॉलम आपका लीस्ट कॉलम जो है वो 3 है। और इसका जो बेस एड्रेस है वो हमें गिवन है 2140। तो बेस एड्रेस भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी हम सिर्फ गिवन लिख रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल में इसको पुट कर सकें। फिर आगे फाइंड द एड्रेस ऑफ n75। हमें किस प्लेस का एड्रेस बताना है, n75। तो उस प्लेस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, i = 7 एंड j = 5 वाले एलिमेंट का हमको एड्रेस बताना है। व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन रो मेजर वाइज। तो रो मेजर वाइज वाला है, यानी कि रो मेजर वाइज वाले का फॉर्मूला लगेगा। तो रो मेजर वाइज का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इट इज एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस। देखो दोनों का ही फॉर्मूला लगभग सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया। यहाँ पे है बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज इनटू, उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ हो जाता है i - LR, उसके बाद j - LC। और जब यहाँ पे रो मेजर वाइज है तो रो मेजर वाइज वाले में याद रखना कॉलम का नंबर रो वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो कॉलम का नंबर रो वाले ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहीं पे आपका कॉलम मेजर वाइज होता तो यहाँ पे रो वाला नंबर यानी कि m को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते यहाँ पे। यही बस फॉर्मूले में अंतर होता है, बाकी आपका सेम फॉर्मूला होता है लगभग। इसके बाद बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम एक एक करके बारी बारी से सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2224। यहाँ पे आप देख लो इस तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप ये कैसे हमने किया समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे करते हैं। सो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला पार्ट देखते हैं अभी। तो ये था पार्ट नंबर 2 एंड अभी हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो पार्ट 3 हमारा क्या है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है विद रेफरेंस टू द कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, वॉइड सॉल्व INT-n। और यहाँ पे बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि पूरा हमें प्रोग्राम नहीं बस उसका एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है व्हाट विल द फंक्शन सॉल्व रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3269। तो यहाँ पे हमें बताना है दैट जब n का वैल्यू 3269 होगा, यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसमें यहाँ पे n का वैल्यू 3269 देंगे तो ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट में देगा, हमें ये बताना है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पूरा ड्राई रन शो करते हैं। तो ड्राई रन में इसका बता दूंगा कैसे करना है, बाकी अभी समझ लो कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले जब 3269 इस फंक्शन में आएगा, सबसे पहले हम फंक्शन में अंदर आएंगे, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर आएंगे लूप पे। तो जब भी लूप होता है, लूप के लिए हम बेसिकली ड्राई रन बनाते हैं, वरना तो हम ऐसे भी आउटपुट मुंह ज़बानी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लूप हमारा क्या है, i का लूप है और i की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, i की स्टार्टिंग हो रही है n से। n का वैल्यू कितना है अभी 3269, ये हमारा i का वैल्यू है। फिर आगे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, i का वैल्यू सेट होगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ i ग्रेटर देन 0, i अभी 0 से बहुत बड़ा है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, d इज इक्वल टू i mod 10। तो d इज इक्वल टू i mod 10 करेंगे तो d में कितना वैल्यू जाएगा i mod 10, i के वैल्यू को 10 से डिवाइड करो और जो आए उसका रिमाइंडर ले लो। तो यहाँ पे 3269 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 326 इज इक्वल टू 3260 और रिमाइंडर बेसिकली आपका लास्ट वाला नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका 9 जो है वो लास्ट डिजिट है। तो यहाँ पे i mod 10 करके हमको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 9। आप डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर आपको 9 मिल जाएगा। अब 9 आपका d में आ गया। फिर इसके बाद कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, इफ d mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब अगर d को 2 से डिवाइड करके 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपका d ऑड नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 तो आने से रहा, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा इस बार के लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे एल्स पे, d क्योंकि ऑड है तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, तो दैट्स वाई एल्स वाला पार्ट इस बार रन होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू b इंटू डी। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b में अभी कितना वैल्यू था, b इज इक्वल टू b अभी आपका 1 है शुरुआत में और इसमें हमने d को मल्टीप्लाई कर दिया, d कितना है, d हमारा 9 है, तो 1 इंटू 9 कितना आ जाएगा, इसमें 9 आ गया। तो b का वैल्यू अभी कितना हो गया, 9। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम फिर से लूप में अंदर आने की तरफ बढ़ेंगे और पहले यहाँ पे i का वैल्यू अपडेट होगा, अपडेशन होगा। तो i इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 10। तो i का वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे कितना हो गया, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, बचेगा 326। तो i इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 10 हो गया। फिर इसके बाद फिर से हम कंडीशन वाले पार्ट पे आएंगे, कंडीशन चेक होगा क्या i का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फिर से हम प्रोग्राम के अंदर आएंगे, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, i mod 10। सो अगेन i का वैल्यू 326 है, 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर लोगे तो लास्ट डिजिट मिलेगा यानी कि 6 मिलेगा। तो d का वैल्यू 6 हो गया इस बार। फिर कंडीशन चेक होगा इफ d mod 2 इज डबल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d आपका इवन नंबर है, 6 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका जो है d mod 2 यानी कि 6 mod 2 0 के बराबर आएगा। तो इस बार आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि हम इफ वाले पार्ट में रहेंगे, एल्स में नहीं जाएंगे। a इज इक्वल टू a इंटू डी हो जाएगा। तो यानी कि इस बार a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a में पहले था 1, a का वैल्यू रखा इंटू d कितना है 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से हम अपडेशन वाले पार्ट में आएंगे, i का वैल्यू अपडेट होगा, i का वैल्यू हो जाएगा i डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे 326 डिवाइड बाई 10 करेंगे 32 मिलेगा हमको, डिवाइड करके देख लो। फिर इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा क्या i का वैल्यू अभी ग्रेटर देन 0 है तो फिर से हम लूप के अंदर आएंगे तीसरी बार। तो अब d इज इक्वल टू i mod 10, i mod 10 करो, i का वैल्यू 32 है अभी, तो 32 को mod 10 करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, लास्ट डिजिट, यानी कि d इज इक्वल टू इस बार हो जाएगा 2। चलो इतना हो गया। फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगा इफ d mod 2 इज डबल इक्वल टू 0। क्या आपका d का वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, क्योंकि इस बार d में इवन नंबर है इसलिए ये कंडीशन फिर से इस बार क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। 2 को 2 से डिवाइड कर लो, आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटू डी। इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन होगा, a इज इक्वल टू, लेकिन इस बार a में 1 नहीं है, a का लास्ट वैल्यू हमने क्या देखा था, a में 6 आ गया था, तो a इज इक्वल टू a इंटू, और इस बार d में कितना है 2,
तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो अब ए में फाइनली कितना वैल्यू आ गया 12 आ गया है। फिर इसके बाद फिर से ये लूप रन होगा, आई का वैल्यू अपडेट होगा, आई का हो जाएगा कितना आई इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 10 यानी कि सिर्फ 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा आई ग्रेटर देन 0 अभी है, तो यानी कि फिर अंदर आएंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू आई मॉड 10, तो आई मॉड 10 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा d, आई मॉड 10 यानी कि 3 मॉड 10 करेंगे हमें डिजिट मिल जाएगा 3। फिर कंडीशन चेक होगा d मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0, इस बार ये कंडीशन फॉल्स होगा बिकॉज d में ऑड एक नंबर है। और फिर एल्स में आएंगे, एल्स में क्या है b इज इक्वल टू बी इंटू डी, तो यहाँ पे ऑड वाला केस रन होगा एल्स वाला, तो b इज इक्वल टू b में लास्ट वैल्यू हमने क्या सेव किया था 9, तो b का वैल्यू इंटू d यानी कि 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि इतना आ गया। अब इसके बाद फिर से हम आएंगे, फिर से होगा i इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, आई अपडेट होगा और जब हम 3 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे ये मिल जाएगा हमको 0। अब फिर से कंडीशन पे आएंगे i ग्रेटर देन 0 नहीं है क्योंकि i आपका 0 हो चुका है, तो कंडीशन फॉल्स एंड यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राई रन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब जरा देखो आउटपुट यहाँ पे हमें क्या देना है, लास्ट में देखते हैं जब हम लूप से निकल के आएंगे तो लूप के बाहर क्या लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस और उसके बाद स्पेस बी, तो यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू जो भी लास्ट में सेव हुआ है वही प्रिंट हो जाना है एक के बाद एक, मतलब एक ही लाइन पे। तो यहाँ पे a में कितना है, a का लास्ट वैल्यू हमको दिख रहा है 12 है और b का लास्ट वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो आएगा a का वैल्यू है हमारा 12, फिर बीच में एक स्पेस और उसके बाद 27, तो 12 और उसके बाद स्पेस 27, ये आपका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कुछ ही हो जाएगा। इस ड्राई रन का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैंने इसको आगे पूरा सॉल्व करके यहीं पे पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का, व्हाट इज द मेथड सॉल्व कंप्यूटिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे मेथड सॉल्व जो ये फंक्शन है ये क्या कैलकुलेट कर रहा था, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे इस फंक्शन को अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो तो इसमें दो कंडीशन है, एक आपकी कंडीशन है इवन की और एक आपकी कंडीशन है एल्स वाली ऑड की। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इवन नंबर का प्रोडक्ट निकाल रहा है अलग और यहाँ पे ये ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकाल रहा है अलग, और नंबर क्या बेसिकली डिजिट्स का। जो भी आप नंबर यहाँ पे इस फंक्शन को एज इनपुट दोगे उसमें से हम डिजिट्स निकालेंगे एक एक करके, और ये फंक्शन क्या करेगा अगर वो डिजिट ऑड है तो उसको अलग से एक नंबर में सारा प्रोडक्ट निकालेगा, और अगर वो डिजिट इवन आएगा तो उसको एक अलग वाले नंबर में प्रोडक्ट उसका निकाल के रखेगा। तो जितने भी इवन डिजिट्स हैं उनका एक अलग प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और जितने भी ऑड डिजिट्स हैं आपके उनका एक अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनके तैयार हो रहा है। बेसिकली ये फंक्शन यही कर रहा है, इट इज कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स सेपरेटली। तो यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट देखो ये ड्राई रन दिया हुआ है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद मैंने पूरा बता दिया है यहाँ पे दैट आउटपुट यहाँ पे 1227 है एंड दिस फंक्शन इज कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स सेपरेटली। ये इसका काम है बेसिकली इस फंक्शन का। चल इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है एंड ये आपका आउटपुट क्वेश्चन है रिकर्जन वाला, रिकर्जन के ऊपर बेस्ड। तो देखते हैं इसको। तो फोर्थ पार्ट इज द फॉलोइंग फंक्शन क्विज इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, अज्यूम n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, आंसर द गिवन क्वेश्चंस अलोंग विद ड्राई रन एंड वर्किंग। तो ये है हमारा फंक्शन क्विज। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हमें क्या वैल्यू देना है, फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द फंक्शन क्विज रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 36922। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हम ये वैल्यू दे के देखते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट में देता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम देंगे 36922, यहाँ पे जाएगा 36922। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, लेट्स सी। ये रिकर्सिव फंक्शन है तो ये बार बार खुद को कॉल करेगा, कैसे करेगा ध्यान से समझना। चलो यहाँ पे है, सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे, तो पहली बार हमने कॉल किया क्विज और क्विज के अंदर हमने भेजा 36922। अब ये फंक्शन रन होगा, सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे, कंट्रोल अंदर आएगा, कंडीशन चेक होगा इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या n का वैल्यू 1 से छोटा है, अभी नहीं है, तो ये बेस केस पहली बार तो रन नहीं होगा। हम आएंगे एल्स में, एल्स में क्या लिखा हुआ है रिटर्न, रिटर्न जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्न होके फाइनली जाएगा।
तो रिटर्न क्या हो रहा है, माइनस माइनस एन, ये आपका प्री डिक्रीमेंट है, मतलब तुरंत डिक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू का, इट इज प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं एन का, तो यहाँ पे है माइनस माइनस एन, एन में अभी कितना है 36922, तुरंत एक वैल्यू उसका कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 36921, ठीक है, एक वैल्यू तुरंत माइनस माइनस हो गया। मॉड 2, इसको हम मॉड कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ, ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे तो क्या मिलेगा, 36921 को, ये एक ऑड नंबर है, इसको हम 2 से मॉड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलता है 1। तो यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। अभी ये पूरे प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है, अभी ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का आउटपुट है। प्लस आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है क्विज एन डिवाइड बाय 10। फिर से क्विज को कॉल किया जाएगा, फिर से क्विज को कॉल किया जाएगा और इसके अंदर जाएगा n डिवाइड बाई 10। n में कितना था वैल्यू, n आपका माइनस माइनस हो चुका था और जब n को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो लास्ट वाला डिजिट हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3692। तो क्विज के अंदर एक डिजिट हटा के हम भेजेंगे 3692। सो फिर से हम क्विज को कॉल करेंगे फॉर दैट वैल्यू। अब इसके बाद फिर से क्विज फंक्शन कॉल होगा, फिर से हम फिर से फंक्शन में आएंगे, लेकिन इस बार क्विज में n का वैल्यू कितना जाएगा 3692। अगेन वी आर कॉलिंग क्विज फंक्शन, फिर से वही काम होगा, पहले यहाँ पे आएगा चेक होगा n लेस देन इक्वल टू 1, अभी n बहुत बड़ा है तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगा, तो हम एल्स वाले में आएंगे फिर से। सो रिटर्न माइनस माइनस एन मॉड 2, फिर से यही काम होगा, माइनस माइनस एन, तो माइनस माइनस एन हुआ 3692, माइनस माइनस कर लो, एक वैल्यू कम कर दो, तो ये हो जाएगा 3691 मॉड 2। तो यहाँ पे जैसे ही मॉड 2 करोगे क्या मिल जाएगा आपको, ये ऑड नंबर है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, बिकॉज अगेन 3691 विल बी ऑड नंबर। देन आगे प्लस, फिर से हम फंक्शन कॉल करेंगे क्विज और इसके अंदर जाएगा n डिवाइड बाई 10। तो n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू भी कितना है 3691। सो अगेन यहाँ पे लास्ट डिजिट हट जाएगा, बचेगा आपका 369। तो फिर से अब हमें क्विज को कॉल करना पड़ेगा और इस जगह पे हमको इस ब्रैकेट का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसके बाद फिर से क्विज कॉल होगा फॉर दिस वैल्यू, और इसको चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर से हम क्विज को कॉल करेंगे किस वैल्यू के लिए, 369 के लिए। अगेन फिर से हम इस फंक्शन में आएंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 369, बेस केस चेक होगा, अगेन फॉल्स, n का वैल्यू भी बहुत बड़ा है 369 है। तो एल्स में आएंगे, एल्स में है रिटर्न माइनस माइनस एन मॉड 2, तो n आपका इतना है, माइनस माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 369 को माइनस माइनस किया एक, तो हो जाएगा 368 मॉड 2। तो जैसे ही मॉड 2 करोगे, इस बार ये 368 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, बिकॉज इवन नंबर को 2 से रिमाइंडर आप लोगे डिवाइड करके तो ये 0 आएगा। फिर प्लस, फिर से क्विज को कॉल करना है इसके लिए n डिवाइड बाई 10 के लिए। तो n का वैल्यू अभी कितना है 368, 368 को 10 से डिवाइड करोगे बचेगा 36, तो ये आ गया 36, ठीक है। तो इस बार हमें क्या मिला, 0 मिला अभी के लिए। फिर इसके बाद फिर से क्विज कॉल होगा 36 वैल्यू के लिए, फिर से एरो बनाएंगे, फिर से n का वैल्यू आपकी कितना है क्विज में 36, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, इस बार n का वैल्यू 36 आया, फिर से बेस केस चेक हुआ, n लेस देन इक्वल टू 1, अभी n का वैल्यू 36 है तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे एल्स में आएंगे, रिटर्न माइनस माइनस एन मॉड 2। देखो जब तक बेस केस रन नहीं हो जाता तब तक हमें यही काम दोबारा कॉल करते जाना है। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, माइनस माइनस एन, 36 माइनस माइनस कर लो, ये हो जाएगा 35 मॉड 2। तो यहाँ पे 35 मॉड 2 करोगे कितना आएगा, और नंबर है 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 1, और यहाँ पे हमें क्या कॉल करना है n डिवाइड बाई 10, क्विज n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू अभी कितना है 35, तो यहाँ पे लास्ट डेट हट जाएगा, क्विज 3 के लिए कॉल होगा। फिर से क्विज कॉल किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विज फॉर 3, n का वैल्यू इस बार 3 है। फिर से फंक्शन में आए, n का वैल्यू 3 है, बेस केस चेक हुआ, सो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज n लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। एल्स में आएंगे, अगेन फिर से क्या होगा, माइनस माइनस एन मॉड 2, तो यहाँ पे है 3 है n का वैल्यू, तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस यानी कि 2 हो जाएगा, 2 मॉड 2, तो 2 मॉड 2 होगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 रिमाइंडर। उसके बाद फिर से कॉल होगा प्लस क्विज, क्विज में क्या कॉल होगा, n डिवाइड बाई 10, n डिवाइड बाई 10 करेंगे, n में कितना है अभी 2, तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0। इस बार बेस केस रन होगा, क्विज 0 है
इस बार फिर से जब फंक्शन कॉल होगा, n का वैल्यू इस बार कितना है 0, तो इस बार आपका बेस केस रन हो जाएगा एंड फाइनली आपका n का जो भी वैल्यू है इस समय वही रिटर्न हो जाएगा। तो क्विज 0, n का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से n का वैल्यू 0 विल रिटर्न। सो यही है, इस तरह आपका ये फंक्शन कॉल होगा। और जब फाइनली आपको आउटपुट दिखाना होगा तो आउटपुट कैसे आएगा देख लो। यहाँ पे जितने भी आपको आउटपुट मिल रहे हैं ये सारे क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे। तो यहाँ पे है n + 0, तो यहाँ पे जितने भी ये मैंने गोले बनाए हुए हैं ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो लास्ट से देखते हैं, 0 + 1 + 0 + 1 + 1। तो यहाँ पे इतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और यही फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलेगा सारा कुछ सॉल्व होके। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा आपका 3। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप समझ में आया होगा। सो रिकर्सिव फंक्शंस को हम इसी तरह रिपीटेडली कॉल करते जाते हैं और जो भी वो आउटपुट दे रहा होता है इस तरह हम शो करके दिखा देते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, 3 इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। और उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इज स्टेट इन वन लाइन व्हाट डज द फंक्शन क्विज डू अपार्ट फ्रॉम रिकर्शन। तो रिकर्शन के अलावा ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन ने हमें आउटपुट दिया था 3, जब इसमें वैल्यू हमने दिया था 36922। तो 3 क्या था यहाँ पे, 3 एक्चुअली यहाँ पे ये काउंट कर रहा है कि इस वाले नंबर में कितने इवन डिजिट्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली दिस फंक्शन इज काउंटिंग इवन डिजिट्स। इवन डिजिट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, 6 है, 2 और 2। तो ये आपके इवन डिजिट्स की गिनती निकाल रहा है, बेसिकली ये फंक्शन यही काम तो कर रहा है। तो यहाँ पे इस नंबर में जितने भी आपके इवन डिजिट्स हैं उन्हीं को ये काउंट कर रहा है। सो यही है इस फंक्शन का काम। सो यहाँ पे देख लो मैंने आउटपुट पूरा दिया हुआ है। सो इस तरह से आप आउटपुट दिखा सकते हो इस फंक्शन का, देख लो। और यहाँ पे आउटपुट आपको दिया हुआ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह कोई फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है एंड जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है और वो फाइनली एड अप होके हमें फाइनली आउटपुट 3 मिल रहा है। एंड व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, दिस फंक्शन इज काउंटिंग द नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इन द नंबर। तो ये इस फंक्शन का काम है। आई होप ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो चलो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट हमारा है पार्ट 2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोग को जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हो और मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी पोस्ट करूंगा जहां पे मैं पार्ट 2 को भी सॉल्व करूंगा और हम लोग पूरा पेपर ये सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना है, आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स तक पहुंचाना है। तो पेपर सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है और बाकी इस वीडियो के लाइक्स को 1000 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोग की है। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वहां पे हम पेपर को आगे सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।